Hello everyone, I'm Priyanka Gore. Welcome to Learning with Pace. So today's topic would be about the Restoration comedy, or you can say comedy of manners. And in this video we'll be discussing about the historical background of this period, and हम Charles II के बारे में पढ़ेंगे, and we'll study how this genre like this comedy of manners began. तो start करते हैं. Restoration comedy is English comedy and written and performed in the Restoration period from 1660 to 1700. रेस्टोरेशन कॉमेडी एक इंग्लिश कॉमेडी है एज़ यू नो, और ये लिखी गई थी और परफॉर्म की गई थी रेस्टोरेशन पीरियड में, और रेस्टोरेशन पीरियड का टाइम जो है वो है 1660 टू 1700. कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज़ यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी. सो रेस्टोरेशन कॉमेडी का जो अनदर नेम है दैट इज़ कॉमेडी ऑफ मैनर्स. ये सिनोनिम है एक दूसरे के. द रेस्टोरेशन कॉमेडी डिड नॉट एमर्ज ऑल ऑफ अ सडन following the theatre in 1660 after public stages performed had been banned for 18 years by Puritans. देखिए, कोई भी जोनरा, चाहे वो कॉमेडी की बात करो या फिर पोइट्री की बात करो, ड्रामा की बात करो, लाइक फिक्शंस जॉनरा की बात करो, किसी भी टाइप का जॉनरा होता है, इट नेवर स्टार्ट्स ऑल ऑफ अ सडन. उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है. तो ऐसे ही कॉमेडी ऑफ मैनर्स के स्टार्ट होने से पहले कुछ ना कुछ इसका बैकग्राउंड रहा है. तो बैकग्राउंड एक तो ये था कि 11 ईयर्स ऑफ लॉकडाउन जो प्यूरिटन टाइम में रहा है लोगों का, तो ये लॉकडाउन बहुत रेस्ट्रिक्टेड था. और फिर जब चार्ल्स II आए और रेस्टोरेशन हुआ, एट द टाइम रेस्टोरेशन हैपेंड, थिएटर रीओपन हुए और लोगों के पास एक आज़ादी आ गई कि वो अब कुछ भी लिख सकते थे, बिकॉज चार्ल्स II हिमसेल्फ आस्क्ड द राइटर कि आप लोगों को पूरी आज़ादी है, यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट. So the writers of that period started writing and started, mocking all the aristocrats and their behavior. So that's how comedy of manners began. So as you know, in 1642, Puritans banned wine shops and all those of things which are the mediums of entertainment, or you can say all those things they banned in which England people seeked entertainment. मतलब सारे entertainment के जितने भी medium थे उन्होंने वो बंद कर दिए, जैसे कि wine shops and coffee shops, and they closed theatre as well. अब उस टाइम पर कोई भी ऐसी पोइट्री जो लिखी जाती थी, अगर पोइट्री में वल्गैरिटी है तो वो बिल्कुल भी पब्लिश नहीं होती थी. ऑल दोज पोइट्रीज़ वर बीइंग रिटन विच इज़ रिलेटेड टू गॉड ओनली, जो सिर्फ गॉड प्रोफेसीज करती हैं, ऐसी पोइट्री को ही पब्लिश किया जाता था. एंड साथ ही साथ उस टाइम पर एक रेस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन लोगों के पास था, क्योंकि लोगों के पास कोई भी एंटरटेनमेंट का मीडियम था ही नहीं. So it was like a very long period of lockdown, like near about 11 years of lockdown. And after that, in 1660 when restoration happened, जो थिएटर्स हैं वो रीओपन हुए. एंड थिएटर्स रीओपन होने के बाद चार्ल्स II आस्क्ड ऑल द राइटर्स टू राइट वट एवर दे वॉन्ट, और चार्ल्स II ने सभी राइटर्स को फ्रीडम दे दी. एंड जब उनको फ्रीडम मिल गई राइटर्स को, दे स्टार्टेड मॉकिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड देयर बिहेवियर, डैंडी पीपल. तो फिर इस तरीके से कॉमेडी ऑफ मैनर्स स्टार्ट हो गया कि वो बड़े लोगों को या एलाइट पीपल के बिहेवियर को, या फिर जो अमीर लोग होते थे, डैंडी पीपल होते थे, ओडली फैशनेबल पीपल होते थे, उनको वो मॉक करने लगे थे राइटर्स, और उनके मैनर्स का मजाक बनाने लग गए थे. तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स इस तरीके से स्टार्ट हुआ. Now the question arises, why Puritans banned all those of things in which English people seeked entertainment. मतलब सारे entertainment की चीज़ें उन्होंने क्यों बंद कर दी थी Puritans ने? Because Puritan कहते थे that pleasure is a sin and we are child of God, so we should regret and repent every time. मतलब कि प्लेजर जो है वो एक पाप है, आप प्लेजरेबल थिंग्स नहीं कर सकते हो. हम भगवान के चाइल्ड हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, इसी वजह से हमें बार बार रिग्रेट एंड रिपेंट करना चाहिए. एंड वी शुड चैंट गॉड्स नेम आफ्टर एवरी सेंटेंस, बिकॉज आवर फोर फादर्स, लाइक आवर फर्स्ट मदर एंड फर्स्ट फादर, दैट मीन्स Eve and Adam, they have already committed a mistake, and because of that mistake we have to regret and repent all the time. तो ये कहना था प्यूरिटन्स का. हैंस द रीओपनिंग ऑफ द थिएटर इन 1660, जैसे ही 1660 में थिएटर रीओपन हुआ, सो दैट वाज अ साइन ऑफ अ रेनेसां इन इंग्लिश ड्रामा.
If we talk about the Restoration comedy, how it begins, it already started earlier, just before Restoration period. Like if we go through Ben Jonson's work, Fletcher's work, we will find different kind of comedies. जैसे कि Ben Jonson developed comedy of humors. और अगर हम फ्रेंच राइटर्स की बात करें, दोज फ्रेंच राइटर्स वर द कंटेम्प्रेरीज ऑफ ऑल दोज प्ले राइट्स विच बिलोंग टू कॉमेडी ऑफ मैनर्स. जैसे कि रेसिन एंड कॉर्नेल, ये जो राइटर्स थे ये ड्राइडन, विशरले एंड कॉन्ग्रीव के कंटेम्प्रेरीज रहे हैं. तो आप कह सकते हो कि जितने भी प्ले राइट जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखे, दे इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच कोर्ट्स, फ्रेंच राइटर्स, एंड एट दैट टाइम फ्रेंच कोर्ट्स वर फेमस फॉर ओनली करप्शन. रेस्टोरेशन कॉमेडी वॉज फ्लरिश्ड इन द पीरियड आफ्टर स्टुअर्ट मोनार्की. और आज के टाइम पर रेस्टोरेशन कॉमेडी के ओनली 500 प्लेज सर्वाइव हैं. और आउट ऑफ 500 प्लेज कुछ ही प्ले ऐसे हैं जो स्टेज पर परफॉर्म किए जाते हैं. उस टाइम के जो लीडिंग प्ले राइट्स रहे हैं, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में जिन्होंने बिल्कुल जान डाल दी थी, जो उस टाइम के बादशाह रहे हैं, वो कौन कौन हैं? विलियम विशरले, जॉर्ज एथरिज, एफ्रा बेन, जॉन वैनब्रो एंड विलियम कॉन्ग्रीव. इनके साइड में वर्क लिखे हुए हैं. विशरले का जो वर्क है दैट इज़ द कंट्री वाइफ. जो मैंने फेमस वर्क हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, अदरवाइज़ बहुत वर्क है इनके जिनको हम अलग अलग राइटर को अलग अलग वीडियो में सेपरेटली डिस्कस करेंगे. एथरिज का जो वर्क है, यहाँ पर मैं ई लगाना भूल गई थी तो इसलिए मैंने ऊपर लगाया हुआ है, तो ध्यान रखना. द स्पेलिंग वुड बी ETHEREGE. इसका जो फेमस वर्क रहा है वो रहा है द मैन ऑफ मॉड. एफ्रा बेन द रोवर एंड जॉन वेब्रू रोट द रिलैप्स एंड विलियम कॉन्ग्रीव रोट द वे ऑफ द वर्ल्ड. Out of these leading playwrights, Wycherley, Etheridge and Vanbrugh were aristocrats and they had close connection with Stuart court. And on the other hand, Congreve was an intellectual और ये Whig supporter थे. तो आपको दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पता है, विग एंड टोरीज़, जो कि दो पॉलिटिकल पार्टी थी. इनके बारे में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया हुआ है, लेकिन जो मैंने डिफरेंस बताया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सो दैट मुझे पता चले कि आप किस तरीके से वीडियोस को फॉलो करते हैं और आप सीरियसली स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. जिसने सीरियस स्टडी करी होगी उन्हें इनका डिफरेंस पता होगा, जो मैंने वीडियोज़ में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है. आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में. देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद आपको पता चलेगा एक्चुअल में हुआ क्या था चार्ल्स II के टाइम पे और किस तरीके से कॉमेडी ऑफ मैनर्स स्टार्ट हुआ. So as we have discussed earlier that in 1642 Puritans closed theatres and they banned all those things in which England people find entertainment. Plus their ideologies were very restricted. जैसे कि उनकी ideologies इस तरीके की होती थी कि सभी pleasurable things क्या हैं, ये पाप हैं हमारे लिए. And they restricted people and they forced people to go to church daily, to chant God's name even after every sentence. तो इस तरीके से लोगों को फोर्स किया जाता था कि भगवान का नाम लो हर सेंटेंस के बाद. And at that time play houses were dismantled where the stage performance were being given. ऐसी स्टेज परफॉर्मेंस जहाँ पर दी जाती थी, प्ले हाउसेस को वहाँ पर डिसमेंटल कर दिया गया था एंड एक्टर्स को परसिक्यूट कर दिया गया था. प्लस जो प्यूरिटन राइटर्स थे दे रिवोल्टेड अगेंस्ट चार्ल्स I, जस्ट लाइक अंडर द रूल ऑफ क्रोमवेल मिल्टन वॉज अगेंस्ट चार्ल्स II. सो द सेम वे मिल्टन वॉज ऑल्सो अगेंस्ट चार्ल्स II, जिस तरीके से प्यूरिटन राइटर्स चार्ल्स I के अगेंस्ट थे. एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव किंग बाय राइटिंग पैम्फलेट्स. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि मिल्टन जो था वो चार्ल्स I के अगेंस्ट क्यों था. तो इसके बारे में जानना जरूरी है, बिकॉज मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन हु बिलीव्ड इन द अथॉरिटी ऑफ बाइबल. सो ही रोट मैनी पैम्फलेट्स ऑन रेडिकल टॉपिक्स लाइक फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड ही सपोर्टेड ओलिवर क्रोमवेल एज वेल इन इंग्लिश सिविल वॉर. तो मिल्टन ने ओलिवर क्रोमवेल को सपोर्ट किया इंग्लिश सिविल वॉर में. और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब चार्ल्स I को बिहेड किया जा रहा था उस टाइम पर मिल्टन वॉज प्रेजेंट देयर एट दैट टाइम. क्यों? क्योंकि मिल्टन ने भी उस बॉन्ड को साइन किया था जो बॉन्ड इशू किया गया था चार्ल्स I को बिहेड करने के टाइम पर. तो मैं किस बॉन्ड की बात कर रही हूँ? जब चार्ल्स I को बिहेड किया जाना था उस टाइम पर प्यूरिटन्स ने एक बॉन्ड जो है उसको इशू किया. उस बॉन्ड पर सभी लोगों के साइन लिए जो लोग ये चाहते थे कि चार्ल्स I को बिहेड किया जाए, और मिल्टन भी उनमें से एक था.
सो इंग्लिश थिएटर वर ऑफिशियली क्लोज्ड। इंग्लिश थिएटर जो थे वो ऑफिशियली क्लोज थे फ्रॉम 1641 टू 1660, जब प्यूरिटन्स एंड ओलिवर क्रोमवेल इंग्लैंड को रूल कर रहे थे, एंड देयर वाज नो एरिस्टोक्रेसी एंड दैट पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटररेग्नम पीरियड। जब क्रोमवेल की डेथ हो गई थी 1658 में, आफ्टर दैट प्यूरिटन्स बिकेम वीक एंड आफ्टर हिम जो क्रोमवेल के सन थे रिचार्ड क्रोमवेल, वो इस लायक नहीं थे कि उनको किंग बनाया जाए, एंड पीपल डिड नॉट लाइक रिचार्ड क्रोमवेल एज द किंग। Oliver Cromwell was an English general, led Parliament of England's army against King Charles I during the English Civil War, and that Civil War happened between 1642 to 1651. Oliver Cromwell एक English general थे, and he took the support of armies. He took the support of England's army against King Charles I while he was revolting against Charles I during the Civil War. So at that time he took support of England's army, and he led the England's army as well against King Charles I, and he ruled British Isle as a Lord Protector from 1653 until his death in 1658. ये 1653 से 1658 के टाइम पीरियड में इंग्लैंड को रूल कर रहे थे एज अ लॉर्ड प्रोटेक्टर। लेकिन जब इनकी डेथ हो गई 1658 में, उनके बाद इनके सन आए थे रिचार्ड क्रोमवेल, जिन्होंने सिर्फ 8 महीने समथिंग कुछ रूल किया था एज अ सेकेंड लॉर्ड प्रोटेक्टर। सो ओलिवर क्रोमवेल जो थे, ही वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ किंग चार्ल्स I डेथ वारंट इन 1649। तो किंग चार्ल्स I की जब डेथ हुई थी, उनको परसिक्यूट किया गया था 1649 में, एक बॉन्ड इशू किया गया था, जिसमें अभी हमने ऊपर बात भी की थी अपर पेजेस पर कि मिल्टन ने भी साइन किया हुआ था उस बॉन्ड पर, और ओलिवर क्रोमवेल ने भी उस बॉन्ड पर साइन किया हुआ था, जहां पर चार्ल्स I की डेथ का वारंट था। एंड आफ्टर हिज डेथ जो उनका बेटा था, क्रोमवेल की डेथ के बाद, लाइक ओलिवर क्रोमवेल के बाद जो उनका बेटा रिचार्ड क्रोमवेल था, वो गद्दी पर बैठ गया था इंग्लैंड की, बट वो ही वॉज नॉट वेल सूटेड टू द थ्रोन एंड पीपल डिड नॉट लाइक हिम। रिचार्ड क्रोमवेल में कोई ऐसी क्वालिटी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कुछ 8 महीने के लिए रूल कर रहा था एज अ सेकेंड लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये याद रखना कि ओवर 8 मंथ्स लगभग इन्होंने रूल किया था इंग्लैंड पर, और इसको क्या कहा जाएगा, सेकेंड लॉर्ड प्रोटेक्टर कहा जाएगा, क्योंकि जो इनके फादर थे वो फर्स्ट लॉर्ड प्रोटेक्टर थे और ये सेकेंड लॉर्ड प्रोटेक्टर थे। सो द सिटीजन ऑफ इंग्लैंड डिड नॉट लाइक हिम। जो इंग्लैंड के लोग थे वो इनको पसंद ही नहीं करते रिचार्ड क्रोमवेल को, एंड रिचार्ड क्रोमवेल में वो क्वालिटी भी नहीं थी कि ये कंट्री को रूल कर पाएँ। सो आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद इसने खुद ही अपनी पावर को गिव अप कर दिया था, क्योंकि ये जानता था कि जो इंग्लैंड के लोग हैं, दे वांटेड किंग चार्ल्स टू कम बैक फ्रॉम हॉलैंड एंड रूल द कंट्री। कि रिचार्ड क्रोमवेल को ये पता लग गया था कि लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, अब वो चाहते हैं कि जो किंग चार्ल्स II हैं वो वापस आ जाएं इंग्लैंड में और कंट्री को रूल करें। सो व्हेन रिचार्ड क्रोमवेल गॉट अश्योरिटी कि चार्ल्स I अब आएंगे एंड ही वुड रिटर्न फॉर श्योर, और वो इंग्लैंड पर रूल करेंगे, तो उस टाइम पर रिचार्ड ने सोचा कि ये सही टाइम है, इस टाइम पर ब्रिटेन को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर रिचार्ड लिख लेना, गलती से रिचार्ड लिखा गया है, रिचार्ड क्रोमवेल लिख लेना। तो रिचार्ड क्रोमवेल जो है, उन्होंने उस टाइम पर ब्रिटेन को छोड़ दिया एंड ही फ्लैड टू फ्रांस। वो फ्रांस चले गए फॉर अ वाइल, और उन्होंने वहाँ जाकर अपना नाम भी चेंज कर लिया, और उनका नाम उन्होंने अपना रखा जॉन क्लार्क, और फिर उन्होंने यूरोप में ट्रैवल किया। Meanwhile, General English soldier George Monk requested Charles II to come back to England and rule over England. So we are talking about those 8 to 9 months when Oliver Cromwell's son Richard Cromwell was ruling the England as a second Lord Protector. That means हम उस टाइम की that means हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब ओलिवर क्रोमवेल का जो सन था रिचार्ड क्रोमवेल 8 to 9 मंथ्स के लिए जब वो रूल कर रहा था एज अ सेकेंड लॉर्ड प्रोटेक्टर। तो हम उन 8 to 9 मंथ्स की बात कर रहे हैं। उस टाइम पर जॉर्ज मोंक जो थे वो चार्ल्स II के पास गए एंड ही रिक्वेस्टेड चार्ल्स II टू कम बैक एंड रूल ओवर इंग्लैंड। और ये मोंक थे कौन? ये जॉर्ज मोंक थे क्रोमवेल की आर्मी के जनरल। सो ही रिक्वेस्टेड चार्ल्स II टू कम बैक, बट
At that time, Charles II agreed and restoration also happened. But all these agreement based on some promises. मतलब चार्ल्स टू ने भी कुछ प्रॉमिस किया था एंड जॉर्ज मॉन्क ने भी कुछ प्रॉमिस किया था. George Monk arranged to restore him in exchange for a promise of amnesty and religious toleration for his former enemies. तो यहाँ पर जॉर्ज मॉन्क ने एक प्रॉमिस ये कराया था कि जो सिविल वॉर के टाइम पर लोगों से जो गलतियाँ हुई हैं उनको माफ़ करना पड़ेगा. ये जो भी फॉर्मर एनिमीज़ थे चार्ल्स वन के, उनको माफ़ करना पड़ेगा. So before arriving to England, or you can say before restoration, Charles II issued a document, and that document name is Declaration of Breda. And in this particular document, he made certain promises in return for his restoration to English throne. And in this particular declaration, he made some several promises for the reclamation of the crown of England because he wanted to reform it. तो इस तरीके का कुछ ये दिस इज वॉज द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट ही इशूड. बट इन रिटर्न इस डॉक्यूमेंट को कंसिडर भी किया गया और इसको कंसिडर किया जॉर्ज मॉन्क ने. सो किंग चार्ल्स टू एंटर्ड द इंग्लैंड ऑन हिज बर्थडे May 29. कई जगह पर आपको May 30 भी देखने को मिलेगा, तो इतना डेट पे मत जाना. बस ये याद रखना कि चार्ल्स टू ने लंदन में जब एंटर किया था उस दिन उनका बर्थडे था. सो जब इन्होंने एंटर किया इंग्लैंड में टू रीजॉइस द मोमेंट टू सेलिब्रेट द मैजेस्टीज रिटर्न, उस टाइम पर पब्लिक हॉलीडे किया गया लोगों के लिए. एंड दिस पब्लिक हॉलीडे इज़ पॉपुलरली नोन एज ओक एप्पल डे. ये भी याद रखना कि ओक एप्पल डे क्या था. इट वॉज काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, और इस दिन पब्लिक हॉलीडे की गई थी टू सेलिब्रेट द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, और यू कैन से टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ किंग चार्ल्स टू. मैनी रॉयलिस्ट एग्जाइल्स रिटर्न्ड. अब क्या था कि जो रॉयलिस्ट थे प्यूरिटन्स के टाइम पे उनको एग्जाइल किया हुआ था, बट चार्ल्स टू सपोर्टेड ऑल द रॉयलिस्ट. तो सभी रॉयलिस्ट जो एग्जाइल में थे उस टाइम पर वापस आ गए थे एंड उनको रिवॉर्ड भी किया गया था. चार्ल्स टू इशूड दिस डिक्लेरेशन ऑफ ब्रेदा विद द हेल्प ऑफ एडवर्ड हाइड. यहाँ पर हेल्प लिखा हुआ है कि ये किसकी हेल्प से इन्होंने डॉक्यूमेंट को इशू किया था. चार्ल्स टू ने एडवर्ड हाइड की हेल्प से, और जो एडवर्ड हाइड थे वो चार्ल्स टू के चीफ एडवाइज़र थे. सो इन दिस सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर लॉ इट आस्क्ड द किंग चार्ल्स टू पार्डन ऑल दोज पीपल हु हैव कमिटेड क्राइम अगेंस्ट द क्राउन, दैट मीन्स अगेंस्ट द किंग चार्ल्स वन, कि जिन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर में या किंग चार्ल्स वन के अगेंस्ट जो भी क्राइम किया है उनको माफ़ किया जाए, ऐसा एक्ट में लिखा गया था. बट जो किंग चार्ल्स टू थे उन्होंने छोटे मोटे क्राइम करने वाले लोगों को तो माफ़ कर दिया था, बट ही वॉन्टेड टू पनिश ऑल दोज पीपल हु हैव देयर इन्वॉल्वमेंट इन द ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन. दैट मीन्स कि वो उन लोगों को माफ़ नहीं करना चाहते थे या उन लोगों को पनिशमेंट देना चाहते थे जिन्होंने चार्ल्स वन की एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्वमेंट दिया. 31 out of 59 commissioners who had signed the death warrant were living, and out of them to ensure the trials. That means कि 31 out of 59 commissioners अभी भी alive थे जब चार्ल्स टू रूल कर रहे थे. तो उसमें से जो 12 people थे उनको मार दिया था, एंड जो 10 people बच गए थे फिर उनको पब्लिकली हैंग कर दिया गया था. Oliver Cromwell, Henry Ireton, Judge Thomas Pride and Judge John Bradshaw were posthumously attainted for high treason. मतलब इनके मरने के बाद इनको हाई ट्रीजन के लिए चार्ज किया गया था. 1660 में जैसे आपको पता है चार्ल्स टू का रूल था. अब चार्ल्स टू wanted to see all those people and wanted to punish all those people who had their involvement in the execution of Charles I. तो इसीलिए उन्होंने जब इस चीज़ पर एक कार्यवाही बिठाई कि कौन कौन शामिल था, तब तक ये सभी लोग जो थे ये चारों ये मर चुके थे, लेकिन फिर भी इनके ऊपर हाई ट्रीजन का जो चार्ज था वो लगाया गया. ओलिवर क्रोमवेल वॉज पोस्ट्यूमसली कन्विक्टेड फॉर ट्रीजन. दैट मीन्स कि ओलिवर क्रोमवेल को एज अ ट्रेटर घोषित किया गया और उनकी जो बॉडी थी उसे डिगअप किया गया उसकी टूम से, और जो गैलोज है टाइबर्न में वहाँ पर उसको हैंग किया गया. मतलब पब्लिकली उसको लटकाया गया, फांसी पर हैंग किया गया. और जो टाइबर्न है ये एक जगह है जो सिर्फ़ और सिर्फ गैलोज के लिए जानी जाती है.
दिस एक्ट वॉज अ जनरल पार्डन फॉर एवरी वन। अब जो ये एक्ट था ओब्लिवियन एंड इंडेमनिटी एक्ट, दिस एक्ट वॉज अ जनरल पार्डन फॉर एवरी वन हु हैड कमिटेड क्राइम्स ड्यूरिंग इंग्लिश सिविल वॉर, कि जिन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पर एंड इंटररेगनल पीरियड के टाइम पर जिन्होंने क्राइम किया है उसको माफ़ किया जाए। जैसा कि मैंने बताया, चार्ल्स टू जिन्होंने छोटे मोटे क्राइम करने वाले लोगों को माफ़ कर दिया था, बट उन लोगों को माफ़ नहीं किया जो चार्ल्स वन के एग्जीक्यूशन में शामिल थे। बट चार्ल्स टू वॉन्टेड टू पनिश ऑल दोज हु हैव साइंड द बॉन्ड, और उस बॉन्ड का नाम था द सील और द ऑर्डर ऑफ किलिंग ऑफ चार्ल्स वन। बट फाइनली बाद में ऐसा होता है कि वो सभी को पार्डन ऑफर कर देते हैं, मतलब सभी को क्षमा बोलते हैं ना, उसको क्षमा कर देते हैं, सभी लोगों को माफ़ी दे देते हैं सभी लोगों को। एज़ यू नो दैट मिल्टन जो थे वो उन्होंने भी साइन किया था। सिंस मिल्टन वॉज ब्लाइंड, इसलिए मिल्टन को भी पार्डन कर दिया गया था। चार्ल्स टू वॉज वेरी पॉपुलर और उनको एक टाइटल दिया गया द मैरी मोनार्क। मैरी का मतलब होता है हैप्पी, चीयरफुल, बिकॉज ही चेंज्ड मैनी लॉज दैट क्रोमवेल हैड मेड। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉज चेंज कर दिए थे जो क्रोमवेल ने लोगों के लिए बनाए थे, और जो क्रोमवेल ने लोगों के लिए बनाए थे उसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी लोगों पर, राइटर्स पर चार्ल्स टू ने उन सभी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था और राइटर्स को भी ये कह दिया था कि आप अपने तरीके से जो भी आपका मन करे आप लिख सकते हो, क्योंकि जो चार्ल्स टू थे ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ थिएटर एज वेल। He liked to go to theaters, play cards, enjoy sports such as horse racing as well. Charles II was Roman Catholic, but this thing was hidden from everyone. ये बात सबसे छुपी हुई थी और वो पब्लिकली अपने आप को एज अ प्रोटेस्टेंट रिप्रेजेंट करते थे। So during this period, there was expansion in everything, be it colonial trades or taxations or in business things या फिर export import में। So during the reign of King Charles II, England became very rich and very strong country. So King Charles II made many rules and regulations, और उन rules and regulations की वजह से England became rich and very strong country. So he started working on navigations and taxations. उन्होंने navigation and taxations पर काम किया और एक navigation act पास किया। जो ये navigation act था, it was a series of laws designed to restrict England's carrying trade to English ships, and it distinguished that goods will be imported from European countries and goods brought from Asia, Africa, America, they had to travel only in English ships. तो जो ये नेविगेशन एक्ट था जो चार्ल्स टू ने पास किया, इस एक्ट के अंदर ये था कि जो ट्रेडिंग होगी वो इंग्लिश शिप्स से होगी, या फिर जो गुड्स वगैरह लिया जाएगा, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाएगा, जो रॉ मटेरियल होगा वो इंग्लैंड की शिप के थ्रू ही होगा और इंग्लैंड की शिप्स में इंग्लिश कैप्टन्स ही होंगे। इस एक्ट में ये भी कहा गया कि जो भी सामान, जो भी गुड्स एशिया, अफ्रीका, अमेरिका से आएगा वो इंग्लिश शिप्स के थ्रू ही ट्रैवल होकर जाएगा, एंड प्लस उन सभी को इंग्लैंड को चार्ज भी देना होगा, टैक्स भी भरना पड़ेगा। सो वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो हैं, जैसे कि फ़िशिंग हो गया या कैरिंग गुड्स हो गया, दे वर एंटायरली रिजर्व्ड टू इंग्लिश शिपिंग्स। तो बहुत तरीके के जो गुड्स थे, रॉ मटेरियल्स थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, वो सभी जो है किसके लिए रिजर्व कर दिए? ओनली फॉर इंग्लिश शिपिंग। And all the ships carrying goods or raw material, they were told to pay the taxes to England as well. They were asked to pay the tax. And England started claiming rights on all the oceans, on Atlantic Ocean and trade, और हर जगह पर इंग्लैंड ने अपना कब्जा कर लिया। तो आप ये कह सकते हो कि एक ट्रेडिंग में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक अच्छा खासा इंग्लैंड ने अपना स्टैब्लिशमेंट कर लिया था। सो ऑल एंड ऑल जो भी ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए, जैसे नेविगेशन एक्ट जो भी ये पास हुआ, टैक्सेशन पर जो भी एक्ट बनाए गए, इट मेड इंग्लैंड वेरी रिच। So we just read in above paragraph like how during the reign of Charles II, England became flourished and a very strong country. But in 1665 Great Plague epidemic happened and in 1666 the Great Fire happened, और इन दोनों चीज़ों ने हाफ ऑफ द सिटी ऑफ लंदन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये जो सभी इवेंट्स हैं लाइक
डिटेल्स ऑफ रेस्टोरेशन, कोरोनेशन के बारे में। कोरोनेशन में आप समझ गए ना कि चार्ल्स टू का जब चार्ल्स टू का रिटर्न हुआ था, एट दैट टाइम पीपल वर रिजॉइसिंग द मोमेंट, तो उसके बारे में। एंड अबाउट द एपिडेमिक एंड ग्रेट फायर, इन सभी के बारे में सैमुअल पेप्स ने अपनी डायरी में लिखा है। एंड ही हैज़ डिस्क्राइब्ड ऑल दोज 4 days एंड नाइट्स व्हेन द फायर रेज्ड अक्रॉस द सिटी। मतलब ग्रेट फायर जो लंदन में हुई थी उसको भी बहुत लाइक माइन्यूट तरीके से इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि किस तरीके से जो फ्लेम्स थी वो स्काई को छू रही थी। As soon as people of England were getting recovered from these crises, meanwhile, Holland or Dutch people attacked London in 1667. But England defeated Dutch. बाद में इंग्लैंड की विक्ट्री हो गई थी। So what was the reason for this Dutch war? The reason was being when the Navigation Act has been passed by Charles II, तो चार्ल्स टू ने इस एक्ट में साफ साफ कहा कि जो डच पीपल होंगे उनका सी ट्रेड में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो इसी वजह से डच पीपल ने इंग्लैंड पर अटैक किया था। 4 एंग्लो डच वॉर हुए थे। फर्स्ट जो हमने यहाँ पर पढ़ लिया उसका रीज़न भी हमने देखा। तो सेकंड जो डच वॉर हुआ उसमें इंग्लैंड वोना विक्ट्री और इंग्लैंड को जीत मिल गई थी। एंड थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो डच वॉर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी एक बार देख लेना। सो ड्राइडन की एक लॉन्गेस्ट पोएम है, दैट इज़ एनस मिराबिलिस। इट वॉज published in 1667. So it was a kind of celebration of 2 victories that has been gained by England over the Dutch people. And it also describes how London people survived during the crisis or during the epidemic or during the Great Fire. दैट मीन्स कि एनस मिराबिलिस में इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है और एक ये सेलिब्रेशन है कि किस तरीके से इंग्लैंड पीपल की विक्ट्री हुई ओवर डच पीपल, प्लस लोगों के सर्वाइवल के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके से ग्रेट फायर एंड जो प्लेग एपिडेमिक उस टाइम पर फैल गया था लंदन में, किस तरीके से लाइक हाउ पीपल गॉट रिकवरी ओवर इट। Now issues started arising when Charles II did not have any legitimate son. क्योंकि अगर उनके legitimate son होते तो वो चार्ल्स II के बाद गद्दी पर बैठते, लेकिन चार्ल्स II के तो कोई legitimate son था ही नहीं, लेकिन उनके बहुत सारे illegitimate son ज़रूर थे। He was married to the princess from Portugal, Catherine of Braganza. उनकी शादी हुई थी, जो पोर्टुगल की प्रिंसेस थी कैथरीन, उनसे उन्होंने शादी की थी, बट दे डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। और जब चार्ल्स II को बोला गया कि वो कैथरीन को डिवोर्स दे दे और किसी प्रोटेस्टेंट लेडी से शादी करके प्रोटेस्टेंट सन को जन्म दे, तो इस चीज़ पर चार्ल्स II ने रिफ्यूज़ कर दिया बिकॉज ही डिडंट वांट टू डिवोर्स कैथरीन। Before marriage, he had many girlfriends, and even after getting married, he was into extramarital affairs and he had many lovers at that time as well. और जिनके साथ भी उनके extramarital affair थे, उन सभी के साथ उनके babies भी थे. But all those children, they were not allowed to get the throne after Charles. Why? Because they were, being tagged by bastards. तो bastards किसके लिए यूज़ होता था उस टाइम पर? उन लोगों के लिए यूज़ होता था जैसे कि जिन्होंने शादी नहीं की हो, स्टिल दे हैव अ किड. सो बास्टर्ड्स मीनिंग दैट ही हैड बीन बोर्न टू पेरेंट्स हु वर नॉट मैरिड टू ईच अदर. तो ऐसे बच्चे बहुत थे उस टाइम पर किंग चार्ल्स II के, लेकिन उनको अलाउ नहीं था कि वो किंग चार्ल्स II के बाद इंग्लैंड की गद्दी पर बैठे, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ लेजिटिमेट सन को था. लेकिन जो इलेजिटिमेट सन थे चार्ल्स II के, उसमें उनके जो सबसे फेवरेट और पॉपुलर थे वो थे जेम्स स्कॉट, जिनको बाद में चार्ल्स II ने एक टाइटल दिया ड्यूक ऑफ मॉनमouth. सिंस चार्ल्स II हैड नो लेजिटिमेट चाइल्ड, चार्ल्स II के कोई लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं थे, इसकी वजह से एक पॉपिश प्लॉट ऑर्गेनाइज किया गया एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय टाइटस ओएट्स. अब टाइटस ओएट्स जो थे उनका ये कहना था इट्स बेटर टू रिप्लेस चार्ल्स II एंड इट्स बेटर टू ब्रिंग हिज रोमन कैथोलिक ब्रदर जेम्स II, क्योंकि वो जेम्स II जो कि रोमन कैथोलिक थे और उनको वो लाना चाहते थे टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड. लेकिन जो ये पॉपिश प्लॉट था, इसकी वजह से पूरी कंट्री में एक कियोस आ गया था, एक पैनिक कोज हो गया था, और इस पैनिक की वजह से फिर एक एक्सक्लूजन बिल पास किया गया 1678 टू 1681 के टाइम पर. सो दिस बिल वॉज पार्लियामेंट्री बिल. ये बिल एक पार्लियामेंट्री बिल था और इस बिल में
क्या कहा गया था कि जो जेम्स टू हैं उनको इंग्लैंड की थ्रोन पर नहीं लाया जाएगा। तो यहाँ पर लिंक समझना कि पॉपिश प्लॉट तैयार किया गया टाइटस ओएट्स ने और ऐसा कहा गया कि जेम्स टू जो कि रोमन कैथोलिक हैं और जो चार्ल्स टू के ब्रदर थे, और इस पॉपिश प्लॉट में ये कहा गया कि जो चार्ल्स टू है उनको हटाया जाए एंड इट्स बेटर टू ऑक्यूपाई अ रोमन कैथोलिक किंग दैट इज़ जेम्स टू, कि एक रोमन कैथोलिक किंग जो है वो इंग्लैंड की थ्रोन पर लाया जाए। लेकिन इस पॉपिश प्लॉट की वजह से बहुत सारा कियोस हो गया पब्लिक में और बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया, क्योंकि जो पब्लिक थी वो नहीं चाहती थी कि जेम्स टू थ्रोन पर आए। तो इसी वजह से उस पैनिक को शांत करने के लिए, लोगों को एक आश्वासन दिलाने के लिए एक बिल पास किया गया, एक्सक्लूजन बिल, और इसमें कहा गया कि जेम्स टू जो है उसको कभी भी इंग्लैंड की थ्रोन पर नहीं लाया जाएगा। Since the public were Protestant, so they didn't want any Roman Catholic person to rule the England. तो इसीलिए इस बिल में जेम्स टू को एक्सक्लूड किया गया इंग्लैंड की थ्रोन से, क्योंकि जेम्स टू रोमन कैथोलिक थे। Since Whigs supported this exclusion bill, so all the Whig and all those who belong to this party, they voted for exclusion bill. So House of Commons had to pass this bill in 1678. लेकिन 1679 में इस बिल को पास होने से रोक दिया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा। So when King Charles II died quite suddenly, so after his death, his illegitimate son named James Scott, to whom he has given a title Duke of Monmouth. So he started claiming the throne of England because he wanted to become the next king. But he got defeated by the royal army, और जो रॉयल आर्मी थी उन्होंने जेम्स स्कॉट को इनफैक्ट बिहेड कर दिया था। एंड जो नेक्स्ट किंग बने थे वो थे चार्ल्स टू के ब्रदर जेम्स टू। फिर आपने ये तो पढ़ा ही था 1688 में किस तरीके से ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ एंड जेम्स टू जो थे वो इंग्लैंड छोड़कर चले गए थे। अब नेक्स्ट जो किंग बने थे वो थे विलियम, और क्वीन थी मैरी। जो मैरी थी वो जेम्स टू की डॉटर थी। So these king and queen, these royal couple had no interest in theatre. They were not very fond of theatrical performances. So because of this, जो playwrights की freedom थी उसको काट दिया गया, उसको कम कर दिया गया। एंड इन 1692 ऐसा कहा गया, जब एक रेफर्मेशन ऑफ मैनर सोसाइटी को फाउंड किया गया तो ऐसा कहा गया कि ये जो प्लेराइट्स हैं दे डीम्ड टू हैव ऑफेंडेड पब्लिक डिसेंसी, कि ऐसा लग रहा है कि इनके लिखे हुए जो ये जॉनरा हैं, जो ये राइटिंग्स हैं, इनकी वजह से पब्लिक डिसेंसी ऑफेंड हो रही है। तो इसी वजह से 1696 में लॉर्ड चैम्बरलेन रिजर्व द राइट टू सेंसर प्लेज, मतलब इन्होंने एक राइट दे दिया कि वो अब प्लेज को सेंसर कर सकते हैं, काट सकते हैं, किसी सीन को काट सकते हैं बिफोर ग्रांटिंग देम अ लाइसेंस। तो यहाँ पर हमारा जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये फिनिश होता है। कल हम बात करेंगे रेस्टोरेशन कॉमेडी के की फीचर्स के बारे में एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। So here I'm ending this session. If you have any comments, you can drop down in the comment sections below. You can follow me on Instagram. You will find the link in description box as well. और आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। This side Priyanka Gaur. I wish you all the best. Keep learning. Thank you so much for watching.